would now like to invite Mr. Nizamuddin Saab, who is an epidemiologist and biostatistician at Health Research Advisory Board, Pakistan. He will speak on the topic Basic of Research Methodology. Please welcome, sir. Clinical dilemma, why we do the research. When we are treating a patient with two possible therapies, both backed by strong evidence, personal experiences, by conflicting evidence, how do we decide which one to trust? This is where research methodology empowers us to move from opinion to evidence-based decisions. Basically, we do research because we have several type of experiences about drugs, about medicines that are curing the patients. In that way, we will, through scientifically research, we provide evidence about the criteria and the basic medicine research. यहाँ पे हमारे रिसर्च जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है कि जब हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट केयर के लिहाज से, हम रिसर्च के थ्रू पॉलिसीज़ बनाते हैं, क्लिनिकल गाइडलाइंस बनाते हैं, वैलिडेट एंड इम्प्रूव्स क्लिनिकल प्रैक्टिस. हमारी रिसर्च के थ्रू हम क्लिनिकल प्रैक्टिस अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस करते हैं और उसको बेहतर बनाते हैं. बिल्ड्स द फाउंडेशन फॉर एथिकल, ट्रांसपेरेंट, रिप्रोड्यूसिबल साइंस. हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च की डेफिनेशन से. रिसर्च की जो डेफिनेशन जो विकिपीडिया पे है, रिसर्च इज अ क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक वर्क अंडरटेकिंग टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज. हम बेसिकली जो नॉलेज गैप हमारे लिटरेचर में मौजूद है उसको फिल अप करने के लिए रिसर्च हम करते हैं. इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू. Research methods depends on the nature of the research. It could be systematic. Research is an organized and systematic way of finding answers to the question. हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करते हैं, उसके बाद एक सिस्टमेटिक, एक प्लान तरीके से हम चलते हैं कि हम उस क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो फाइंड कर सकें. The research could be deductive. The researcher takes individual events and uses them to establish general relationships. For example, if I am studying the depression solely through imbalances in neurotransmitters like serotonin, this is an example of the reductive research. Now, purpose of this research. दो तरह के पर्पस बेसिकली हो सकते हैं रिसर्च के. पहला पर्पस, हम फ्रीक्वेंसी, प्रेवलेंस, इंसिडेंस मालूम करना चाह रहे हैं किसी भी स्टडी से, तो उसके लिए हम ऑब्जर्वेशनल टाइप ऑफ स्टडीज़ कर रहे होते हैं. जबकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम एनालिटिकल केस हम जैसे ही हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम आता है, हमारा सेकंड स्टेप हमेशा यही होना चाहिए कि हम उसको लिटरेचर के बारे में पढ़ें कि किस तरह से ये चीज़ें. हमारी स्टडीज़ का बेसिक पर्पस यही होना चाहिए हमेशा कि हम कोई ना कोई नॉलेज गैप को फिल कर रहे हो. अगर हमारी स्टडीज़ नॉलेज गैप फिल नहीं कर रही तो उसका कोई स्टडी के लिए. डाटा कलेक्शन प्रोसेस, ये सब चीज़ें जो है हमारे थर्ड स्टेप में आती है. फोर्थ स्टेप हमारा होता है सैम्पल साइज. सैम्पल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी चूज़ करनी है, वो हम फोर्थ स्टेप में देख रहे होते हैं. फिफ्थ में हम जब अपना प्रपोजल
बना लेते हैं और सब चीज़ें उसको हमने एथिकली रिव्यू कमेटी में भेजना है या फिर IRB में भेजना है, वो वहाँ पे अप्रूवल देंगे, तभी हम पेशेंट्स पे जो है वो काम कर सकते हैं। उसके बगैर हम पेशेंट से डाटा नहीं ले सकते। पेशेंट से कंसेंट भी लेते हैं और एक रिव्यू जो है वो IRB हमें करके देता है कि हमारे कुछ अगर फ्लॉज हैं तो वो भी वो हमें डिफाइन करके देगा। 6 स्टेप कलेक्शन ऑफ डाटा है, हम डाटा लेते हैं। 7 स्टेप में हम उसको एनालाइज करते हैं थ्रू स्टैटिस्टिक्स और एसोसिएशन, रिलेशनशिप, कोरिलेशंस, ये हम मेजर करते हैं कि कोई अगर हमें मिल सकती है हमारे डाटा में। 8 स्टेप में हम फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं अपना, जिसमें हम साइंटिफिक राइटिंग के थ्रू अपनी जो आउटकम्स हैं उनको दूसरे स्टडीज से कंपेयर भी करते हैं और प्रॉपर एक सिस्टमेटिक प्लान रिसर्च का हम आर्टिकल बना के उसको पब्लिश कर देते हैं। तो पहले स्टेप में हम रिसर्च टाइटल चूज करते हैं। हमारा रिसर्च टाइटल क्या है? रिसर्च टाइटल और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस अगर कोई बता सके तो। रिसर्च टाइटल एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव में नहीं, बेसिकली रिसर्च टाइटल एक ऐसा आई कैचिंग एक फ्रेज होता है जो कि कोई भी फर्स्ट रीडर हमारा टाइटल देखता है, उसके बाद उसको हमारी स्टडी के बारे में मोस्टली बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये स्टडी किस बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हमारे टाइटल में ही उसका स्टडी डिज़ाइन, उसकी मेथड्स, पॉपुलेशन और कंपैरिजन है नहीं है, आउटकम क्या है, वो हमें वहाँ पे मिलना चाहिए हमारे टाइटल में। The initial aim of the title is to capture and draw the reader's attention to the research problem being investigated. हमें इसको सिंपल रखना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा होता है, if it is too long, it usually contain too many unnecessary words. On the other hand, a title which is too short, तो हम कुछ ना कुछ उसमें नॉलेज जो हमारी स्टडी के बारे में है वो मिस कर सकते हैं। Tips for writing research paper title. Make sure your research title describe topic, method, sample, result of the study. Avoid unnecessary words and jargons. You want a title that will be comprehensible even to people who are not expert in your field. Recommend title should be between 5 and 15 words. Your title conforms to the standard requirement for individual assignment. टाइटल जब हम बनाते हैं तो हमारे पास दो मेजर हमारे पास एक फॉर्मेट्स आते हैं। पहला फॉर्मेट है TMSR कॉन्सेप्ट। इसमें हम टॉपिक, मेथड, सैंपल और रिजल्ट जो हैं वो अपने टाइटल में बता रहे हैं। सेकंड हमारे पास फॉर्मेट होता है PICO का, पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंट्रोल और कंपैरिजन एंड देन आउटकम। हम अपने टाइटल में ये टर्म्स जो हैं वो लाजमी यूज़ करें ताकि हमारा आई कैचिंग हमारा टाइटल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टाइटल है, Effectiveness of virtual reality based rehabilitation using a randomized controlled method among lower limb amputees on balance and quality of life outcomes. यहाँ पे सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे। हमारा टॉपिक है वर्चुअल रियलिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। मेथड्स हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, रैंडमाइज कंट्रोल। पॉपुलेशन हमारे पास है लोअर लिम्ब एम्पुटीज, ऐसे पेशेंट्स जिनकी लोअर लिम्ब एम्पुटीज हो चुकी है। और हमारा आउटकम हम जो देखना चाह रहे हैं, बैलेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आउटकम्स, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो हमारे टाइटल में TMSR कॉन्सेप्ट इस तरह से जो है वो हमें टाइटल को बयान कर रहा होता है। और PICO की एग्जांपल है, इन पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट डज वर्चुअल रियलिटी असिस्टेड रिहेबिलिटेशन कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी इंप्रूव मोटर रिकवरी एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे पॉपुलेशन हमारे पास ऐसे पेशेंट जिनको स्ट्रोक है। इंटरवेंशन हम या क्या दिखने चाह रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी असिस्टेड रिहेबिलिटेशन, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी से। और हमारा आउटकम है कि हम मोटर रिकवरी एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे टाइटल में हमारे मेजर चीज़ें जो हैं वो डिफाइन हो रही हैं। अब ये एक टाइटल है, इसमें से अगर आप बता सके TMSR किस तरीके से जो है वो यहाँ पे TMSR डिफाइन हो रहा है इस टाइटल में। टॉपिक, टॉपिक क्या है इसमें? एफिकेसी ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। उसके बाद मेथड्स आता है,
सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, सैंपल या पॉपुलेशन। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऐसे पेशेंट जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आता है। आउटकम क्या है इसमें या रिजल्ट? एफिकेसी, हम एफिकेसी देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फॉर्मेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। हम रिसर्च क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं? A research question is a concise statement that describes exactly what issues the research intends to gather, generate information about. सबसे पहले जो है हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन हमेशा जनरेट होता है, उसके थ्रू हम अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने क्लिनिक्स में या फिर लिटरेचर पढ़ के हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये इशू यहाँ पे मौजूद है, ये रिसर्च क्वेश्चन बन सकता है। तो ये एक ब्रॉड टर्म में हम अपनी रिसर्च को डिफाइन कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव में हम मैक्सिमम 1 to 3 लाइंस में लिख रहे होते हैं। यहाँ पे हम अपने एक पैराग्राफ 4-5 लाइंस में अपने रिसर्च को बता रहे होते हैं कि हमारे रिसर्च में हम करना क्या चाह रहे हैं। स्टेप 1, यहाँ पे पहला स्टेप हम ये देखते हैं कि हम एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक देखते हैं। Go with a topic that sparks your interest because you will spend a lot of time with it. You need something significant and it must be important to you, but that importance need to resonate with readers and the community who will engage in this research. हमारे पास हमेशा जो हमारा ब्रॉड टॉपिक होना चाहिए वो हमारा इंटरेस्ट का होना चाहिए। वो इंटरेस्ट का होगा तभी हम उसको कंप्लीट करेंगे। विदाउट इंटरेस्ट हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो सबसे पहला स्टेप, आपने एक ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हमने मेंटल हेल्थ चूज़ किया है फिलहाल, तो हम मेंटल हेल्थ के बारे में देखना चाह रहे हैं कि हम किस तरीके से उसको एक रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमने ब्रॉड टॉपिक चूज़ किया है मेंटल हेल्थ। दिस इज अ लार्ज एंड जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन हेल्थ साइंसेज कवरिंग इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। हमने सब पहले स्टेप में टॉपिक अपना सिलेक्ट किया है मेंटल हेल्थ। सेकेंड स्टेप में हमने लिटरेचर के गो थ्रू करना है। लिटरेचर में हमने देखना है कि किस इस टॉपिक पे कितना काम हो चुका है। चूज अ टॉपिक दैट विल इनेबल यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड द लिटरेचर। आफ्टर रीडिंग लिटरेचर, रिपोर्ट्स एंड रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, राइजिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन रेट्स अमंग यूथ, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल वेलबींग, लिमिटेड एक्सेस टू द मेंटल हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज, स्कूल बेस्ड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन। These are the trends regarding the mental health. ये ट्रेंड्स हैं जो कि लिटरेचर रिव्यू के जरिए हमें पता चले कि ये ट्रेंड्स मौजूद हैं, ये इन चीज़ों पे अभी काम हो रहा है। तो सेकंड स्टेप में हमने जब लिटरेचर पढ़ा तो हमें ट्रेंड्स पता चल गया कि इन ट्रेंड्स पे हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक स्पेसिफिक नीश की तरफ जाएंगे। इंश्योर दैट द टॉपिक इज मैनेजेबल एंड दैट मटेरियल इज अवेलेबल। If you don't have enough prior research to draw from, there will be no foundation from which you can explore your question. हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है और जो हमने एरियाज देखे हैं, हमने सबसे पहले वहाँ पे फिजिबिलिटी देखनी है कि वो फिजिबल है या नहीं है, हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। वहाँ पे डाटा कलेक्शन भी करनी है हमने जो है पेशेंट से डिस्कशन भी करनी है, हमारे पास इतना टाइम है और उतने सैम्पल साइज भी हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये सब चीज़ें हमने देखनी होती हैं। यहाँ पे हमने देखना है कि हु इज़ इम्पैक्टेड बाय योर टॉपिक। पॉपुलेशन क्या है हमारी, पीपल, एनिमल्स एंड द इन्वायरमेंट। कंसिडर जेंडर हमने कंसिडर करना है, एज या प्रोफेशन। हु में हमने मेंटल हेल्थ के हिसाब से अभी जो ट्रेंड है उसके हिसाब से हमने रखा है एडोलेसेंट्स एज 13 to 18। और नीश हमने सोशल मीडिया का रख दिया है, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूज ऑन एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ इन अर्बन हाई स्कूल इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में हम रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ योर टॉपिक आर यू इंटरेस्टेड इन, हम किस तरीके से उसको अपने इंटरेस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं मेंटल हेल्थ को। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डेली यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, हमने ये जो है सोशल मीडिया की तरफ अपना रख दिया है कि इस तरीके से हम अपने रिसर्च क्वेश्चन को जनरेट कर रहे हैं। अब हमने रिसर्च प्रॉब्लम देखना है। व्हेन
आर यू इंटरेस्टेड इन द करंट सिचुएशन, अगर हम प्रेजेंट में हैं तो हम उससे प्रेजेंट का डाटा लेंगे, और अगर हम पास के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो हम उसके पास की चीज़ें पूछेंगे, कब के बारे में आपने डाटा लेना है उससे। फॉर एग्जाम्पल हमने चूज़ किया है करंट डाटा पास्ट 1 to 2 ईयर्स, हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसके आउटकम्स क्या हैं। डाटा हमने कहाँ से लेना है, वेयर, आस्क योरसेल्फ वेयर, कंसिडर कंट्रीज, रीजन, स्टेट्स, टाइप ऑफ प्लेसेस लाइक वर्क प्लेसेस, स्कूल्स, ऑनलाइन। हमने जो एज सेलेक्ट की है वो मोस्टली स्कूल्स में हमने या कॉलेजेस में हमें मिल जाएगी, तो हमने अर्बन हाई स्कूल्स रखे हैं और हमारा लोकेशन जो है वो कराची पाकिस्तान है। अब हमने अपना क्वेश्चन जनरेट जो किया है वो है, हाउ डज डेली सोशल मीडिया यूजेज अफेक्ट एंजाइटी एंड डिप्रेशन लेवल्स अमंग एडोलेसेंट्स एज 13 to 18 अटेंडिंग अर्बन हाई स्कूल इन द कराची पाकिस्तान। जब हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद हम फाइनल मैप की तरफ जाते हैं। फाइनल में हम देखते हैं कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन बन चुका है वो फीजिबल है, रिसोर्सेज हैं हमारे पास, टाइम है, एक्सपर्टीज़ है हमारे पास कि हम इसको कैरी ऑन कर सकें। सेकंड में हम आई में देखते हैं कि इंटरेस्टिंग है। थर्ड एन में हम नोवेलिटी देखते हैं कि हमारा जो आइडिया है वो नोवेल है या नहीं है। ई से हम एथिकल देखते हैं, हमारे एथिकल अलाउ है कि हम ये चीज़ स्टेप्स कर सकते हैं, इसको हम एथिकल अप्रूवल लेते हैं अपनी IRB या ERC से। लास्ट में हम रेलेवेंट देखते हैं कि हमारे जो स्टडी टॉपिक है वो हमारे फील्ड से रिलेवेंट है या नहीं है। हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से। सबसे पहले हमने ब्रॉड टॉपिक चूज़ करना है, उसके बाद हमने लिटरेचर व्यू, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, माइंड मैप, कीवर्ड्स हमने बनाने हैं, नैरो डाउन स्पेसिफिक नीश, आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, उसको हमने हु, व्हाट, व्हेन और वेयर में करना है। लास्ट में हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाना है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में करना है हमने उन्हें, और बाकी उसके जो स्टडी टाइप है वो चूज़ करनी है, रिलेशनल है, कॉजल है, डिस्क्रिप्टिव है, उस हिसाब से हमने देखनी है चीज़ें। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ रिसर्च। मेजरली 3 टाइप्स जो रिसर्च की हैं वो हम बताते हैं, एक्सप्लोरेटरी, कॉजल और डिस्क्रिप्टिव। एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ में हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ को, एक ऐसे रिसर्च टॉपिक जिसके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज होती है उसको हमने एक्सप्लोर करना होता है थ्रू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये बेसिकली क्वालिटेटिव मेथोलॉजीज़ होती हैं, इसमें हम फिनोमिना और बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में देख रहे होते हैं जो हमें चीज़ें नहीं पता, जैसे कि केस रिपोर्ट्स हैं। केस रिपोर्ट्स हम क्वालिटेटिव स्टडीज़ में करते हैं जिसमें हमने डाटा नहीं लिया हुआ पेशेंट से, पेशेंट के सिम्टम्स और इसके डिस्कशन करते हैं, वो हम क्वालिटेटिव स्टडीज़ के करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आती है जिसमें हमारे पास इनफ नॉलेज आ जाती है कि हम उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकें। डिस्क्राइब अ फेनोमेनन और अ पॉपुलेशन, एम टू हाईलाइट एन इशू और टू इंक्रीज नॉलेज अबाउट इट्स नेचर, यूजुअली रिलायंट ऑन स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे हम स्टैट्स को इन्वॉल्व करते हैं। बेसिक स्टैट्स हम सेंट्रल टेंडेंसी वाले वो यूज़ करते हैं, परसेंटेजेस यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंसीज यूज़ करते हैं और उसके बारे में बताते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। कॉजल रिसर्च में हम एक रिलेशनशिप एसोसिएशन इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन वेरिएबल्स ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है यहाँ पे, हेल्पफुल इन ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द इफेक्टिवनेस ऑन इंटरवेंशन। यहाँ पे RCTs भी आ रही होती हैं जिसमें हम इंटरवेंशन कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में और उसके बारे में देख रहे होते हैं। मेजरली 2 डिविजन्स होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इज एन अप्रोच टू ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इन डेप्थ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल। हम यहाँ पे हम ऐसे स्टडीज़ कर रहे हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पता और उसके फिनोमिना के बारे में जानना चाह रहे हैं। जैसे कि क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट है, हम क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट के बारे में जानना कि वो उसके जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल उससे लेंगे कि इंटरव्यू लेंगे और उसकी चीज़ों के बारे में क्या मुश्किलात हुई उसको इतने अरसे से डायबिटीज़ जो है वो है। The aim is to understand why people think and behave.
Because we spend a lot of time with people to get this information, we usually can only talk with a few people. हम यहाँ पे एक इंटरव्यूज़ लेते हैं जो कि घंटों तक चल रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे बहुत कम सैम्पल साइज रखते हैं इन क्वालिटेटिव स्टडीज़. देन क्वांटिटेटिव स्टडीज़, यहाँ पे नंबर्स होते हैं. पेशेंट से हम नंबर्स ले होते हैं, उनके ब्लड प्रेशर, उनके BMI, लैब्स, हाइट, एज, तो हम यहाँ पे नंबर्स ले रहे होते हैं. यहाँ पे ऑर्डिनल डाटा होता है, नॉमिनल डाटा होता है. यहाँ पे डाटा पे काम कर रहे होते हैं क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में. तो इसमें एसोसिएशन भी हम देखते हैं और सैम्पल साइज़ भी यहाँ पे ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमें सैम्पल आराम से इजीली मिल जाता है क्वालिटेटिव स्टडीज़ के लिहाज से. क्वालिटेटिव में हम बहुत डिटेल स्टडीज़ करते हैं और बहुत डिटेल में डाटा लेते हैं. यहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होता है, तो हम सैम्पल साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ पे ले रहे होते हैं स्टडीज़. एडवांटेज यहाँ पे ये है कि हम एसोसिएशन, हम इन्फ्रेंस कर सकते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स इस्तेमाल करते हैं और जनरलाइज करते हैं अपनी स्टडीज़ को. और जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं वो हम यहाँ पे दिखा रहे होते हैं. समटाइम वी नीड टू नो द लिंक बिटवीन द थिंग्स, डिजीज़ एंड डाइट, रिस्क फैक्टर्स और डिजीज़ के बारे में अगर हम देखना चाहते हैं तो हम उनके लिए क्वांटिटेटिव स्टडीज़ कर रहे होते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. हेल्थ रिसर्च टॉपिक और क्वालिटेटिव अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वांटिटेटिव. फर्स्ट एग्जांपल है पेशेंट अडेरेंस टू हाइपरटेंशन मेडिकेशन. हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन ये है कि हम हाइपरटेंशन की मेडिकेशन की अडेरेंस देखना चाह रहे हैं. इसमें हम क्वालिटेटिव अप्रोच इस तरह से कर सकते हैं, एक्सप्लोरिंग पेशेंट लाइव एक्सपीरियंसेस एंड बैरियर्स टू अडेरेंस इन हाइपरटेंशन मैनेजमेंट. हम इंटरव्यूज़ लेंगे और एक थीमेटिक एनालिसिस करेंगे. जबकि इसका क्वांटिटेटिव अप्रोच ये हो सकती है कि हम assessing factors influencing medication adherence among hypertensive patients using a structured questionnaire. यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शनल सर्वेज, रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं. Another example is vaccination acceptance among parents, understanding parental perception and fears influencing vaccine hesitancy. जबकि क्वांटिटेटिव में हम prevalence and predictors of vaccine hesitance among parents in urban and rural areas. तो यहाँ पे दूसरी भी 2 एग्जांपल्स हैं. हम मेजरली 2 एग्जांपल पढ़ लिए हमने. डिफरेंस यहाँ पे होता है एम्स में हम वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंस इन लाइफ वर्ल्ड्स, जबकि वहाँ पे हम कॉजल इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. वहाँ पे थ्योरी जनरेट हो रही होती है, जबकि वहाँ पे थ्योरी जो जनरेटेड है उस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो रही होती है. एक्सप्लोरेटरी होती है, वो कन्फर्मेटरी होती है. अप्रोच क्वालिटेटिव में ब्रॉड होता है, वहाँ पे नैरो, प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, कॉन्टेक्स्ट बाउंड, कॉन्टेक्स्ट फ्री होते हैं. गेटिंग क्लोज टू डाटा इन आर्टिफिशियल और लेबोरेटरी सेटिंग हम डाटा कर सकते हैं. सिंपल पार्टिसिपेंट्स और इन्फॉर्मेंट्स, वहाँ पे रिस्पोंडेंट्स हम लेते हैं. पर्पसिव एंड थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, वहाँ पर रैंडम माइज सैम्पलिंग हो सकती है. थर्ड है फ्लेक्सिबल सैम्पलिंग दैट डेवलप्स ड्यूरिंग रिसर्च. जबकि क्वांटिटेटिव में हम देख रहे होते हैं सैम्पल फ्रेम फिक्स बिफोर रिसर्च स्टार्ट्स. डाटा कलेक्शन इन डेप्थ नॉन स्टैंडर्डाइज इंटरव्यूज़, वहाँ पे क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज होते हैं. पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन फील्ड वर्क, जबकि वहाँ पे टाइटली स्ट्रक्चर को ऑब्जर्वेशन होती है. डॉक्यूमेंटेशंस लेते हैं हम डाटा कलेक्शन में, फोटोग्राफ्स होती हैं, वीडियो, वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्वांटिटेटिव में होता है, जबकि थीमेटिक कांस्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस हम क्वालिटेटिव में करते हैं. और आउटकम में स्टोरी, जो पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी स्टोरी हम बयान कर रहे होते हैं. इथनोग्राफी और थ्योरी, वहाँ पे मेजरेबल रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं. डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आता है ऑफ रिसर्चर, रिसर्च रिलेशनशिप क्लोज. क्वांटिटेटिव में हम लिमिट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिसर्चर, रिसर्च रिलेशन डिस्टेंट. रिगर में हम देखते हैं ट्रस्टवर्दीनेस, ऑथेंटिसिटी, टिपिकली वहाँ पे हम वैलिडिटी के थ्रू चीज़ें हम देख रहे होते हैं. इंटरनल वैलिडिटी देखते हैं हम, एक्सटर्नल वैलिडिटी देखते हैं. अब कुछ सवाल आते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में. Which study types involve thematic interviews to explore patient experience? Qualitative. What best differentiates from qualitative research?
First option, quantitative, focuses on meanings, qualitative on numbers. Quantitative uses interviews, qualitative uses experiments. Quantitative test hypothesis, numerical, qualitative explores perception meaningful. Now, measuring blood pressure before and after an intervention in 150 patients represents A. Observational qualitative, B. Experimental qualitative, C. Experimental quantitative, or observational quantitative. C. Conducting in-depth focus group discussion with teenage girls to understand barriers to prenatal care is a quantitative study, case series, qualitative study, or ecological. Which one is not typical of qualitative research? A. Quantitative survey, B. Case series, C. Calculation of p-values, D. Ecological study. B. P-values are not the part of a qualitative study. It's C. हम बेस्ट चॉइस पे हम देख रहे हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो उसमें जो है कैलकुलेशन ऑफ पी वैल्यूज जो है वहाँ पे क्वालिटेटिव में नहीं आती. Now study designs. This is the pyramid of evidence. हम एविडेंस देख रहे होते हैं कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे हायरकी में सबसे ऊपर जो है स्टडीज़ आती हैं उसमें सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस आता है. देन आरसीटीज़ होती हैं, कोहॉर्ट स्टडीज़, केस कंट्रोल, केस सीरीज़, केस रिपोर्ट्स, आइडियाज़, एडिटोरियल, ओपिनियन, और लास्ट में हमारे पास इन विट्रो रिसर्च आती है जो कि लैब के अंदर हो रही होती है. तो बेसिकली स्टडी डिज़ाइन जो है वो दो मेजर पार्ट में डिवाइड होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ एंड एनालिटिकल स्टडीज़. डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में हमारे पास केस रिपोर्ट, केस सीरीज़, क्रॉस सेक्शन एंड क्वालिटेटिव स्टडीज़ आ रही होती हैं, जबकि एनालिटिकल में हम ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल दो मजीद ब्रांचेस होती हैं, और इसमें जो है इंडिविजुअल में हमारे पास केस कंट्रोल एंड क्रॉस सेक्शन एनालिटिकल आ रही होती हैं, केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट, जबकि एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स आ रहे होते हैं. ऑब्जर्वेशन में हमारा ग्रुप डाटा होता है जिसमें हम इकोलॉजिकल डाटा करते हैं. मुख्तलिफ कंट्रीज़ का डाटा के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो वो इकोलॉजिकल स्टडीज़ में आती हैं. मेजरली टू स्टडी टाइप्स हैं हमारे पास, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल. डिस्क्रिप्टिव में हम डिस्क्रिप्टिव इज़ फर्दर सबडिवाइडेड इनटू इंस्टीट्यूशनल सर्वेज, कम्युनिटी सर्वेज. यहाँ पे हम सिर्फ सर्वेज कर रहे होते हैं, डाटा ज़्यादा ले रहे होते हैं, सैम्पल साइज़ हमारे पास ज़्यादा होता है और उसके हिसाब से हम डिस्क्रिप्टिव्स दे रहे होते हैं. जबकि एनालिटिकल में हमारे पास कोहॉर्ट एंड केस कंट्रोल स्टडीज़ होती हैं. कोहॉर्ट में हम फॉलोअप कर रहे होते हैं एंड केस कंट्रोल में हम पेशेंट की डिजीज़ कॉज हो चुका है और उसके बैकवर्ड में हम उसके डाटा ले रहे होते हैं. और एक्सपेरिमेंटल में जो हमारे पास एक और टाइप आते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, कम्युनिटी ट्रायल्स, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों की एफिकेसी और देख सकते हैं. स्टडी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. कुछ स्टडीज़ रेट्रोस्पेक्टिव होती हैं, कुछ प्रोस्पेक्टिव एंड क्रॉस सेक्शनल. क्रॉस सेक्शनल वो स्टडीज़ होती हैं जो कि एट द टाइम हम डाटा ले रहे हों और देन हम पेशेंट को दोबारा रेफ़र नहीं करते या फॉलोअप पे नहीं लेते. एट द टाइम क्या है उस पॉपुलेशन में वो हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में देखते हैं. रेट्रोस्पेक्टिव में हम पेशेंट मौजूद होता है हमारे पास और जबकि हम उसकी रेट्रोस्पेक्टिव डाटा रिकॉर्ड्स के बारे में देखते होते हैं. पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स में भी हम रेट्रोस्पेक्टिव डाटा लेते हैं और वहाँ से हम प्रोस्पेक्टिव में हमारा पेशेंट मौजूद होता है और हम उसको फॉलोअप पे ले रहे होते हैं. 2 या 3 फॉलोअप्स में हम उसकी डाटा ले रहे होते हैं.
ये कोहॉर्ट स्टडी का डिज़ाइन है जहाँ पे हम पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन में ऐसी पॉपुलेशन चूज़ करते हैं जो कि डिजीज़ फ्री है, और फिर हम देखते हैं कि कौन एक्सपोज्ड है और कौन अनएक्सपोज्ड है, और फिर उनको फॉलोअप करते हैं और हम ये देख रहे होते हैं कि डिजीज़ हुआ है या नहीं हुआ। एक्सपोज ग्रुप में डिजीज़ हुआ कितनों को और जितनों को नहीं हुआ, इसमें हम इंसिडेंट्स देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रेग्नेंट वुमेन में देखना चाह रहे हैं स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, और फिर उसके आउटकम्स में हम देख रहे हैं कि लो बर्थ वेट कितनों में हुआ या नहीं हुआ। स्मोकर्स में लो बर्थ वेट वाले कितने हैं और कितनों को लो बर्थ वेट नहीं है, जबकि नॉन स्मोकर्स में भी हम दोनों सब टाइप्स देख रहे होंगे। केस कंट्रोल स्टडी, इसमें पॉपुलेशन जो है वो हम जब ले रहे होते हैं तो वो उसमें डिजीज़ मौजूद होता है। ऐसे पेशेंट्स हम लेते हैं जिनमें डिजीज़ है, और फिर उसके बारे में हम दो डिवाइड्स में करते हैं कि एक ऐसा ग्रुप लेते हैं जिनमें डिजीज़ है और एक ऐसा ग्रुप जिसमें डिजीज़ नहीं है, और फिर उसमें देख रहे होते हैं कि उनमें कितने एक्सपोज थे और कितने अनएक्सपोज थे। केस कंट्रोल में हम स्टडी डिज़ाइन, जब हम डिजीज़ हमारे पास मौजूद होता है और एक कोहॉर्ट में हमारे पास एक्सपोज ग्रुप होता है जो एक एक्सपोज है, और फिर हम देख रहे होते हैं कि उसमें डिजीज़ हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन है, नोइंग दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट बट नोइंग लिटिल अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। हम एक ऐसे प्रॉब्लम देख रहे हैं कि जिसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम है जो हमें पता है, तो उसके हम किस तरीके से कौन सी स्टडी टाइप चूज़ करते हैं। रिसर्च क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द मैग्नीट्यूड, हु इज़ अफेक्टेड, हाउ डू द अफेक्टेड पीपल बिहेव। तो यहाँ पे हम एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास सस्पेक्टिंग दैट सर्टेन फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन है, आर सर्टेन फैक्टर्स इंडीड एसोसिएट विद द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, लो फाइबर डाइट रिलेटेड टू कार्सिनोमा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे एक हाइपोथेसिस मौजूद है हमारे पास के एक रिस्क फैक्टर है जो कि डिजीज़ के साथ मौजूद है। लार्ज इंटेस्टाइन कार्सिनोमा जो हो रहा है वो फाइबर डाइट लो जो ले रहे हैं उनमें ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए हम एनालिटिकल स्टडीज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव स्टडीज़, यहाँ पे कोहॉर्ट केस कंट्रोल हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हैविंग एस्टेब्लिश्ड दैट सर्टेन फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम, डिजायरिंग टू एस्टेब्लिश द एक्सटेंट। अब हमें रिस्क फैक्टर्स तो पता है कि ये चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड हैं, हम कॉजल इफेक्ट देखना चाह रहे हैं कि वाकई में ये चीज़ें इसके साथ कम वो हैं, एसोसिएटेड हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन है, विल द रिमूवल ऑफ द पर्टिकुलर फैक्टर प्रिवेंट और रिड्यूस द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल स्टॉपिंग स्मोकिंग, प्रोवाइडिंग सेफ वाटर। अगर हम ये चीज़ें उस इंटरवेंशन करते हैं और उसकी बेसिस पे जो डिजीज़ है वो नहीं होता, अब हम कॉजल इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं जिसमें आरसीटीज आती हैं और कॉसी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं। यहाँ पे भी इंटरवेंशन है, हैविंग सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द कॉजेज टू डेवलप एंड एसेस एंड इंटरवेंशन। What is the effect of a particular investigation strategy, retreating with a particular drug, being exposed to a certain type of health? Which of the two alternative studies give better results? Which study is the most cost effective? यहाँ पे भी हम एक्सपेरिमेंटल और कॉस्ट एक्सपेरिमेंटल देखते हैं। जिसके आदि 150-200 साल से मगरिब है, वो उनके हिसाब से इस्टेब्लिश हुआ था, हमने एज इट इज़ एडॉप्ट कर लिया। अब हमारा रियल वर्ल्ड डाटा जो आज के दिन JPMC के अंदर जो लोग फील कर रहे हैं, वो जब इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो हम उनको वही ट्रैक पूरा बताते हैं कि आप इस ट्रैक को फॉलो करेंगे, दिस इज़ द स्टैंडर्ड। तो क्या इस मुस्तकबिल करीब में, आज के दिन नहीं, क्या मुस्तकबिल करीब के अंदर इस बात के इम्कानात हैं कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए? कुछ जर्नल्स मैंने देखे हैं रियल वर्ल्ड डाटा के कि जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरे डॉक्टर काशिफ का अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस है तो मुझे इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरने की क्या ज़रूरत है? क्या उसकी वैलिडेशन डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगी हमेशा, लेकिन सम टाइम एक सिंपल आइडिया, न्यूटन का एक सिंपल आइडिया ने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी फिज़िक्स की। तो क्या ज़रूरी है कि हम इसी पैटर्न पे सोचें जो हमें पिछले 150-200 साल में सिखाई गई है? उससे हटना या डेविएट करना खुद एक रिसर्च का पार्ट होना चाहिए असूली तौर पे, लेकिन क्योंकि रिसर्च जो हमें पढ़ा रहे हैं वो खुद
उसी सिस्टम से आए हुए हैं, लिहाजा वो उससे डेविएट होने को कुछ रिसर्च में गुनाह समझते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? सर इट डिपेंड्स। अगर आप एक रियल वर्ल्ड डाटा ले रहे हैं और उसको पब्लिश करने जा रहे हैं तो उसमें जो चीज़ें हैं आप खुद से उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसी सिस्टमेटिक जो वे चला आ रहा है उसमें ही चलेंगे, आप अपनी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं और वो चीज़ें पब्लिश भी होती हैं। लाजमी नहीं है कि वो चीज़ें वही जो ये चीज़ें हैं यही फॉलो करेंगे, ये स्टैंडर्ड है। यहीं से आप कुछ एडॉप्ट करते हैं और उसके हिसाब से नई चीज़ें आप करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, उसके वो चीज़ें पब्लिश भी होती हैं। रिसर्च एक जो है वो जाहिर सी बात है अपने सोसाइटी और अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से मॉडिफाई होती है, तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और वो चीज़ें पब्लिश भी हो रही हैं।